और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इफ्सा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान तीनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये त्रिपक्षीय मंच एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के 3 प्रमुख देशों को सहयोग के लिए करीब लाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा का आज तीसरा दिन है। पीएम ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता में भारत दक्षिण अफ्रीका रिश्तों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जन्मदिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शुभकामनाएं। सदन में आप अपने शांत व्यवहार और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सदन में विधायी प्रक्रियाओं को मजबूत करने, रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने और संसद की गरिमा बनाए रखने के इनके प्रयास सराहनीय हैं। ये बिना थके संसद को रचनात्मक और जनहितैषी बनाए रखने के लिए काम करते हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए ईश्वर उन्हें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। और जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अखिलेश, आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज अभी तक क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे हैं प्रधानमंत्री के, और आने वाले समय में अभी क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं? देखिए, आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिहाज से देखे तो कि सबसे पहली बैठक आज हुई दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ। आमतौर पर ये बैठक हो जाती है मेजबान देश के साथ पहले ही, लेकिन चूंकि G20 का कार्यक्रम काफी कह सकते हैं कि बिजी रखा उनको, तो इसलिए आज दूसरे दिन तय किया है कि दूसरे दिन सुबह होगा। दूसरे दिन सुबह बैठक हुई और निश्चित तौर पर दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को और मजबूत करने में ये बैठक काफी कामयाब रही। आप जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका और भारत दोनों हैं, वो दोनों ब्रिक्स के भी सहयोगी हैं, दोनों इफ्सा के भी सहयोगी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे अगर कहें तो दोनों एक दूसरे ने औपनिवेशिक सत्ता को भोगा है और उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है और उसके बाद आजादी प्राप्त की है। तो भारत और साउथ अफ्रीका आज के दिन में भी उनके संबंध किस तरह से प्रासंगिक हो सकते हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरिल रामाफोसा से बात की। दूसरी बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इफ्सा बैठक हुई। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की संरचना तो बहुत पहले बनी थी, हो सकता है 13 साल पहले, 14 साल पहले ही बनी थी, लेकिन बीच में कई बैठकें नहीं हो पाई थी। विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसके कारण ये भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के शीर्ष नेताओं की बैठक नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज ये बैठक हुई और थोड़ी देर पहले इस बैठक तकरीबन 9:30 बजे बैठक संपन्न शुरू हुई, तकरीबन 10 बजे तक चली ये बैठक। और उस बैठक में भी कह सकते हैं कि बहुत ही गर्मजोशी के साथ तीनों देशों ने जो वर्तमान चुनौतियां हैं दुनिया की, खास करके जो अनिश्चितता फैली है दुनिया में, जो अमेरिका और उसके कई तरह तरह के की शर्तों के कारण, उस में ये बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने, तीनों ने इस बात को रेखांकित किया कि देखिए, आज की परिस्थिति में भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका एक ही तरह की चुनौतियां झेल रहे हैं। तीनों के अंदर बड़ी जनसंख्या है, जिस जनसंख्या में एक कह सकते बहुत महत्वपूर्ण युवा शक्ति है, काफी युवा जनसंख्या है भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में। तीनों ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े देशों में शुमार किए जाते हैं। तीनों लोकतंत्र है और तीनों के युवाओं के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो अपने देश को आगे बढ़ा सके, अपने देश के सामने की चुनौतियों को पूरा कर सके। उसमें जिसके पास भी जो तकनीकी क्षमता है, संसाधन की क्षमता है, उन संसाधनों और तकनीक से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
तीनों देशों ने यह भी कहा कि इट्सा फंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक सहयोगी हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इट्सा फंड फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस के लिए भी एक प्रस्ताव दिया। तो निश्चित तौर पे इट्सा की जो बैठक थी वह भी काफी अहम रही। जी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए हैं जो तीसरा सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र G20 का, उस तीसरे सत्र में वो भाग लेंगे और उनका भी इंटरवेंशन होगा उस तीसरे सत्र में, जिसका मैं कहूँ कि केंद्र बिंदु है क्रिटिकल मिनरल्स और एआई और फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्रिटिकल मिनरल्स और एआई अभी फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड को डिसाइड करने की स्थिति में आ गया है। और जैसा आप जानते हैं कि भारत जैसे देश जो है उन्होंने अपने तकनीकी क्षमता में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की क्षमता में जो महारत हासिल की, उधर दक्षिण कोरिया के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और ब्राजील के पास भी बहुत सारी तकनीकी क्षमता है जो कि ग्लोबल साउथ के देशों में कम पाया जाता है। तो इस रूप में कहें तो ये भी बैठक जो है ये काफी महत्वपूर्ण होगी। और इस बैठक में ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत तीनों जब मौजूद होंगे तो देख सकते हैं कि आप उत्साह की जो प्रतिध्वनि है यहाँ भी सुनाई पड़ेगी और ग्लोबल साउथ की आवाज भी एक बार फिर सुनाई पड़ेगी कि किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स का जो मोनोपोली है किसी एक देश के पास नहीं होना चाहिए, उसको विकेंद्रीकृत होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग विकेंद्रीकृत होना चाहिए और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी विकेंद्रीकृत होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हिस्सा ले रहे हैं। अखिलेश, अगर G20 के आयोजन की बात करें तो अभी तक जितने सत्र हुए हैं वहां पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी अच्छे प्रस्ताव वहां पर रखे हैं, खास मंत्र वहां पर दिए हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें या ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जो भारत का योगदान है G20 में वो एक बार फिर देखने को मिला है वहां पर। निश्चित तौर पे देखिए 2023 से जब भारत ने अध्यक्षता स्वीकार की और भारत की अध्यक्षता में तकरीबन एक साल में इतने अन्य सारे कार्यक्रम हुए, अन्य सारी बैठकें हुई, इतने तरह के मुद्दों पर विचार किया गया जो ग्लोबल साउथ की चिंताओं को रिफ्लेक्ट करता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक फॉर्मेट याद किया। उन्होंने G20 की शिखर बैठक के पहले 2023 में ग्लोबल साउथ के देशों की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उनसे समझने की कोशिश की कि ग्लोबल साउथ जो सारे जो जितने कॉन्टिनेंट हैं उन सारे कॉन्टिनेंट में ग्लोबल साउथ की समस्याएं क्या है, उनके सामने चुनौतियां क्या है और किस तरीके से विकसित देश जो है वो ग्लोबल साउथ के साथ सामने आने का रास्ता, सहयोग का रास्ता तय करने में साझेदार हो सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ की उस आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ग्लोबल साउथ के जो भी देश थे G20 में रखा था। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के बाद फिर ग्लोबल साउथ के नेताओं से वर्चुअली बात की। तो वो जो एजेंडा सेट किया गया था उस समय इंडोनेशिया के बाद भारत के पास आया था और वो एजेंडा समझ सकते हैं कि अभी तक भारत के बाद ब्राजील के पास आया, ब्राजील के बाद दक्षिण अफ्रीका के पास आया। और जिस तरीके से कल विदेश मंत्रालय के सचिव हम लोग को ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भारत की जो एजेंडा सेटिंग का काम था उस समय वो तीनों सब्सिक्वेंट जो G20 के शिखर सम्मेलन है उसमें सामने आई। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से लीडर्स स्टेटमेंट एडॉप्ट हुआ, चाहे वो ब्राजील में हो या दक्षिण अफ्रीका में कल हुआ, तो एक यह दिखाता है कि जो G20 के विकसित देश है उनके अंदर भी यह एक समझदारी विकसित हो रही है कि ग्लोबल साउथ को साथ लिए बिना अब उनकी क्षमता का न तो कोई विस्तार होगा न उनकी क्षमता का कोई उपयोग होगा। इसीलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव लीडर स्टेटमेंट पारित हुआ है। और उस लीडर स्टेटमेंट पे खास तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि किस तरीके से आतंकवाद की जो समस्या है वो लगातार दुनिया के देशों में विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रही है और खास करके जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके विकास में बड़ी बाधा बन रही है। जहाँ की रेडिकलाइजेशन, धार्मिक आधार पर रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया है, कुछ जो ग्रुप है आतंकवादी सब वो चलाते हैं, उनका संबंध जो है नार्को टेररिज्म से, नार्कोटिक्स के टेररिज्म से, जो आर्टिफिशियल आजकल जो ड्रग्स बनाए जा रहे हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अवैध तरीके से। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इन सारी समस्याओं को सभी देशों को मिलकर करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव उन्होंने रखा काफी शिद्दत से और इस प्रस्ताव को कह सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रकारों और रूपों और किसी भी कारण से हो उसकी निंदा की गई G20 के लीडर सम्मेलन में। तो एक तरह से कहें कि भारत का जो यह सबसे बड़ी चिंता है कि आतंकवाद हमारे विकास में, हमारे समाज के एक संगठित ढांचा बनने में समस्या हो रही है, उसके खिलाफ में G20 के देश खड़े थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री के 6 प्रस्ताव भी रखे। उन प्रस्तावों पर बाद का जो G20
सम्मेलन होगा, G20 की बैठकें होंगी, उनमें प्रस्ताव वो किस तरीके से उन पर चर्चा होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात जिसका मैं जिक्र आपके सामने करूंगा कि वो जो है कि हेल्थ के मामले पे उन्होंने कहा कि एक हेल्थ के मामले में हम लोग को एक ऐसा अलायंस विकसित करना चाहिए जिसमें कि सारे जो लोग हैं, जो G20 के लोग हैं और ग्लोबल साउथ के लोग खास करके, उनको हेल्थ की समस्याएं हो अगर होती है तो उसको मुकाबला करने के लिए सारे देश सामने आए। और एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के समय भारत ने एक कोविन ऐप बनाया, उसके बाद भारत ने दुनिया के कई देशों को अनुदान के तौर पे कोविड वैक्सीन दिया, कई देशों को जरूरत के हिसाब से दिया, तो जिसने भी जरूरत महसूस की भारत ने उसे कोविड का वैक्सीन दिया। तो इस तरह का अलायंस, इस तरह का सहयोग दुनिया में और हो सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने प्रस्ताव रखे। उसके अलावा देखिए जो डेटा का एक काम है, सैटेलाइट डेटा का, वो एक महत्वपूर्ण है कि सारे देशों के साथ एक डेटा का एक हब बनना चाहिए जिसमें कि डेटा शेयरिंग हो और डेटा लोगों से ले सके। तो यह एक प्रस्ताव है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने वहां रखी वो एक है कि देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो बना भारत में, उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो बेनिफिशियरी जो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का है, किस तरीके से उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है और बीच में बिचौलियत जो है उसको अव्यवस्थित नहीं कर पा रहे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि परियोजना है जो G20 के देश भी अपना सकते हैं, चाहे वो विकसित हो या विकासशील देश हो। और इससे जो सारे जो गवर्नमेंट टू पीपुल का जो पूरा संबंध है, वो संबंध और प्रगाढ़ होता है बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, थर्ड जो कह सकते हैं कि जो बिचौलिए हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने किया है और इसको विकास सेक्रेटरी ने शामिल किया। अखिलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम G20 की बात करते हैं तो एक बड़ा स्टेक होल्डर जो है अमेरिका वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अभी जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर वहाँ पर रहेंगे। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो G20 में जब अमेरिका वहाँ पर मौजूद नहीं है तो कहीं अमेरिका की कमी खली है वहाँ पर? देखिए निश्चित तौर पे अमेरिका G20 का कह सकते हैं कि सबसे विकसित देश है और अमेरिका की जो पूरे जो ताना बाना बनी है दुनिया के देशों के साथ, कि दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं और यहाँ तक कि सभी देशों के तकनीकी जो संबंध है वो भी अमेरिका के साथ जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पे अमेरिका की अनुपस्थिति जो है वो G20 के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि G20 की जब स्थापना हुई थी 1999 में, एक एशियन क्राइसिस हुआ था। उस एशियन क्राइसिस के वजह से जो स्थितियां पैदा हुई थी उसके बाद कि G20 की बात सोची गई और उसके बाद अमेरिका में ही पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ वाशिंगटन में, और उसके बाद अमेरिका लगातार G20 के देशों के साथ सहयोग करता रहा है। और इसका मकसद ये था कि देखिए तकनीकी विकास चाहे अपन कितना कर ले, आप फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जितनी आ जाए, लेकिन फिर उसका अगर आपके दुनिया के अन्य देशों के साथ आपके संबंध नहीं रहेंगे तो वो विकास बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि आप कुएं की मेढक की तरफ हो जाएगी और उसकी भी एक सीमा बन जाएगी। तो इसीलिए जो विकसित देश थे उन्होंने सोच समझ के G20 में भाग लिया और G20 के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। आज अमेरिका का जो पूरा मामला है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पूरी जो रणनीति है, उस रणनीति में वो लगता है कि G20 को वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहे, इसलिए उन्होंने एक तरीके से एक धमकी भी दी थी कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं करना है। लेकिन सिरिल रामाफोसा ने कहा कि जो G20 के जो सदस्य देश है वो इस तरीके का निर्णय लेंगे, उस निर्णय के अनुसार से होगा। तो एक तरीके से कहें कि अमेरिका की अनुपस्थिति निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, लेकिन अमेरिका की अनुपस्थिति से G20 काम करना बंद कर देगा या G20 के देशों ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो संपर्क है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन ने साबित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरें अभी और भी हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।